हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस का जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 67 बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके लिए लगभग रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएससी, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोगों में पूछे हुए सभी क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ और मैं इसमें डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको बताऊंगा और जहां भी थ्योरी की आवश्यकता होगी मैं उस आपको बताऊंगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हर एक एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का पहला वीडियो आज का पहला क्वेश्चन, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले एक दिन का निकालते हैं हम, ठीक है। एक दिन में होता क्या है, 100 वाट का बल्ब कितना घंटा जलता है, 10 घंटा। तो यानी अगर गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1000 वाट घंटा जला है ना। 100 गुणे 10, 100 वाट का बल्ब पे 10 घंटे जला तो कितना हो गया, 1000 वाट घंटा वो जला, ठीक है। अब देखिए हमको यूनिट, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ, ठीक है ना। एक यूनिट को 1 किलो वाट घंटा भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट घंटा, इसका रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्ट में 1 किलो वाट भी लिखते हैं। इसके द्वारा क्या मापते हैं, ये विद्युत ऊर्जा का माप है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का माप है, कितना एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाट घंटा आया है, 1000 वाट घंटा, इसको हम किस में बदल देंगे, किलो वाट घंटा में, ठीक है। तो किलो वाट घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, वाट घंटा है उसको किलो वाट घंटा बदलने के लिए किसे भागा दे देंगे, 1000 से, तो कट गया। तो कितना आ गया, 1 किलो वाट घंटा। क्या हो गया, 1 किलो वाट घंटा, याद रखिए। यानी इसी को क्या बोल देंगे, किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा को ये क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट, ठीक है। शॉर्ट में इसको 1 kWh भी बोलते हैं, किलो वाट आवर, ठीक है। तो कितना यूनिट खर्च हुआ, तो 1 यूनिट बिजली का खर्च कितना हो जाएगा, 5 रुपये, ठीक है। 5 रुपये प्रति यूनिट है। तो जो 100 वाट का बल्ब हम 10 घंटे जलाए तो उससे कितना बिजली खर्चा हुआ, 1 यूनिट का, ठीक है। तो इस तरह आप निकालने सीख लीजिए। जो भी रहे उसको गुणा कर दीजिए और बाद में वो वाट घंटा उसको 1000 से भागा दीजिए तो वो 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी घर में कितना बिजली खर्चा हुआ आप इससे निकाल सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है, यानी कितना हो गया, 100 वाट का बल्ब है 10 घंटे जला, तो यानी कितना हो गया, 1000 वाट घंटा जला है ना। कितना हुआ, 1000 वाट घंटा हुआ, ठीक है। अब 1 यूनिट के लिए हमको 1 यूनिट अगर बिजली निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वाट घंटा आया है 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा। क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा, या इसको बोलते हैं 1 किलो वाट आवर, ठीक है। या 1 kWh भी लिखते हैं। तो 1 kWh के लिए क्या करेंगे, वाट घंटा को किससे भागा देंगे, 1000 से। वाट घंटा था तो ये कट गया, कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट घंटा हुआ ना। यानी 1 किलो वाट घंटा, इसी को क्या बोल देंगे, 1 यूनिट। तो याद में पूछ लीजिए, पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा निकालने कितना विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा का इकाई कभी भी आपसे पूछे कि क्या होता है, तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा, AW किलो वाट आवर या किलो वाट घंटा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कितना बिजली खर्च होगा, एक इकाई या 1 यूनिट जो बोले। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, देखिए अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या पूछा, देखिए 1 किलो वाट आवर या 1 किलोवाट घंटा इसी को बोलते हैं, ठीक है। किसका इकाई होता है 1 किलोवाट घंटा, मैंने आपको बताया किसका होता है, ये होता है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो अब देखिए 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 है ना। 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 किलो को 1 किलो को क्या लिख सकते हैं, 1000, ठीक है। अब देखिए वाट का, वाट मतलब क्या हो गया, पावर। पावर बराबर क्या होता है, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्या होता है, समय। कार्य बटा क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य हो गया जूल, कार्य का इकाई क्या होता है, जूल, और समय का क्या होता है, सेकंड, यानी 1000 जूल पर सेकंड हो गया ये, ठीक है। और आवर को अगर हम सेकंड में बदलना है, किस में बदलना है, सेकंड में। तो अगर घंटा को सेकंड में बदलना है तो हम किससे गुणा कर देंगे, 3600 से, है ना। 3600
सेकंड हो जाएगा। सेकंड से सेकंड कट गया नीचे ऊपर, तो कितना हो गया ये 3600 गुणे कितना हो गया 1000 जूल, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल इसको लिख सकते हैं, चाहे 3 गुणे 10 के पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं, है ना। 36 गुणे 10 के पावर 5 या 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल, ठीक है ना। यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिए, किलो वाट को हम वाट घंटा में कन्वर्ट करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 टू द पावर 5, 3.6 गुणे 3 गुणे 10 के पावर 6 मान लीजिए, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक, देखिए कैसे निकालेंगे, 100 वाट का बल्ब है और कितने घंटे जलाया गया है 4 घंटे, तो कितना हो जाएगा 400 वाट घंटा, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई कितना हो गया, हमको निकालना है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मतलब 1 यूनिट का बारे में पूछ रहा है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलो वाट घंटा होता है ना। तो यहाँ पे वाट घंटा है, तो इसको किलो वाट घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, है ना। तो भागा दे दिए इधर, तो कितना हो जाएगा 0.4 किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, सिंपल है। 0.4 यूनिट हो जाएगा, यूनिट बोलिए इकाई बोलिए, समझ लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल आता ही आता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, ठीक है। देखिए बिजली का अगर मापन करना है तो बिजली के मापन की इकाई जो है विद्युत ऊर्जा पर किस पे खपत होता है, विद्युत ऊर्जा। और ऊर्जा किससे निकालते हैं, वाट से, कितना हम वाट खर्च किए हैं उसी के आधार पर निकलता है कि नहीं है। तो वाट पे हम खर्चा कर देंगे, वाटेज होता है ना। विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर या 1 किलो वाट घंटा, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, वाट पर, है कि नहीं है। लेकिन अगर पावर पता चल जाए कितना खर्च तो हो जाएगा, ठीक है। तो वाटेज पर, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है, ठीक है ना, एक दिन में कितना खर्च हो रहा है देखिए 60 गुणे 5, एक दिन में तो कितना हो जाएगा 300 वाट घंटा, है ना। एक दिन में कितना चला है 300 वाट घंटा, तो एक दिन में 300 वाट घंटा, तो 30 दिन में कितना होगा 30 दिन हो जाएगा 300 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा 9000 वाट घंटा। अब वाट घंटा को किस में बदल देंगे किलो वाट घंटा में, तो कैसे हो जाएगा 9000 बटा 1000 भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 वाट घंटा, है ना। 9 वाट क्या हो जाएगा घंटा, किलो वाट घंटा हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 9 यूनिट। आ रहा है समझ में, जो भी है उसको 1000 से भागा दे देगा तो किसमें ही बदल जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा, विद्युत ऊर्जा की इकाई में, ठीक है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बारी बारी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ हर एग्जामों में, ये क्वेश्चन तो इसमें पूछा हुआ, ठीक है। एक सुरंग में 6 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 100 वाट का बल्ब है और कितना घंटा 20 घंटा, तो कितना हो जाएगा 2000 वाट घंटा जला एक दिन में। तो हमको अगर विद्युत ऊर्जा निकालनी, कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ या यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वाट घंटा रहेगा उसको किलो वाट घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 किलो वाट आवर या 2 किलो वाट घंटा, यानी हो जाएगा ये 2 यूनिट, ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। 100 वाट क्षमता वाले बल्ब कितना देर जलाएगा 20 घंटे तक, तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं बात। अब देखिए 5 बल्ब थे ना, इसमें कितने बल्ब थे 5 बल्ब, तो 5 से और गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने थे 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब 20 घंटे, तो 5 गुणे 100 गुणे 200 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 गुणे 2000, तो 10,000 कट गया, तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है, याद रखिए ये नहीं होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। टाइम भी जोड़ना है ना और नंबर भी जोड़ना है, दोनों जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा सही होगा। देखिए अब मैं थोड़ा आपको बताता हूं, देखिए प्रतिरोध क्या है,
यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं आर से, और इसका जो इकाई होता है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। देखिए ओम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओम होते हैं। ये क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है, यानी वो ना करंट के फ्लो करने का विरोध कर देता है, उसी उस गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो अब देखिए किसी में प्रतिरोध ज़्यादा, किसी में कम। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में विद्युत धारा कम बहता है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, लेकिन लोहा में क्या होता है, लोहा का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी करंट फ्लो करता है। तो अब देखिए जो पावर होता है, विद्युत शक्ति जो होती है, विद्युत शक्ति जिसको P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला में बताया तो P बराबर क्या होता है, VI, वोल्ट गुणे धारा होता है, वोल्ट गुणे क्या होता है, धारा। अब देखिए वोल्ट का एक फॉर्मूला होता है, V बराबर क्या होता है, IR, वोल्ट बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। I का फॉर्मूला क्या होता है, I मतलब धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। सारे फार्मूला को आप याद रखिए, Q/T बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ से P बराबर हम क्या बोले, VI, और V बराबर क्या बोले हम, IR। तो IR अगर रख देंगे तो IR गुणे I, ये क्या हो जाएगा, I²R। और देखिए V बराबर I है, IR, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/I, V बराबर R, यानी V²/R। यानी कहने का मतलब है कि P बराबर फाइनली निकल के क्या आया, V²/R, ठीक है ना। फार्मूला रख लीजिए, तो आप P बराबर देखिए 3 फार्मूला याद रखिए, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। जिस रूप में दिया है उस रूप में आप बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसका प्रतिरोध जो है, शक्ति जो है, प्रतिरोध को क्या होता है, अपोजिट, यानी अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं है। तो प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो जो ज़्यादा प्रकाश देगा उसका पावर क्या है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, और अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। सिंपल बस यही समझिए कि जिसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है ना, देखिए आर जिसका प्रतिरोध कम है तो उसमें एनर्जी क्या हो जाएगा, कम खर्च होगा, ठीक है ना। तो सिंपल समझ लीजिए कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें जो है ना उसका रेजिस्टेंस क्या है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस, वो प्रकाश क्या देगा, कम देगा, ठीक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, यानी कहने का मतलब है कि जिसका रेजिस्टेंस जो है अधिक है उसका प्रकाश क्या देगा, वो कम देगा, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा देगा, ठीक है। तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अधिक है, वो पावर लॉस क्या कराता है, कम कराता है, अपोजिट होगा। जिसका प्रकाश कम है उसका रेजिस्टेंस क्या है, अधिक है, और जिसका प्रकाश ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा, तो बल्ब की शक्ति क्या मैंने बताया, देखिए P बराबर विद्युत शक्ति बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ से देखिए फॉर्मूला पढ़ते चले जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया वोल्ट गुणे क्या होता है, धारा, चाहे दूसरे शब्दों में विद्युत विभव गुणे क्या होता है, धारा। इसको वोल्ट को विद्युत विभव उसका इकाई होता है, क्या होता है, धारा। तो इसको V से डिनोट करते हैं, इसको I से, तो P बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला I। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे V दिया हुआ है 220 वोल्ट, और I कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, शक्ति निकल जाएगा, P बराबर VI होता है, तो 220 गुणे कितना हो जाएगा, 0.5, तो 220 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कट गया, 22 बचे कितना हो जाएगा, 110, 110 वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, याद रखना है। विद्युत शक्ति की क्या इकाई होती है, वाट होती है, इकाई क्या होती है, वाट, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर आप पढ़े हैं, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला देख लीजिए। तो P बराबर विद्युत शक्ति बराबर देखिए 3 फार्मूला, VI, एक होता है V²/R, और एक होता है I²/R। ये तीनों आपको याद रखना चाहिए मुँह मुँह, ठीक है, याद रखिए। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, ठीक है। तो जो रोशनी अधिक दे रहा है, ठीक है ना, मंद क्या बोले, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, मैंने बताया जो रोशनी कम दे रहा है उसका प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है,
ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका रोशनी कम है, फार्मूला यहाँ से पी वी स्क्वायर बाई आर से समझिए, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसकी रोशनी क्या है, कम है, ठीक है, और जिसका प्रतिरोध जो है कम है उसका रोशनी क्या है, ज़्यादा है, उल्टा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मंद रोशनी वाले बल्ब में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा है एकदम कॉन्सेप्ट। डायनेमो, जिसे बिजली विद्युत उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग लिया जाता है, यह वास्तव में क्या है। देखिए दुनिया में मैं आपको बताता हूं, ऊर्जा का न तो उत्पादन होता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, न तो इसका ह्रास होता है, न तो इसका क्या होता है, ह्रास होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स। इसका न तो इसका ह्रास होता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है ना। ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। आप अपने ही देख लीजिए, देखिए हम हैं तो हमारे बच्चे आते हैं तो हमारी एनर्जी उनके रूप में जीवित रहती है, भले हम नहीं रहे। तो कहने का मतलब है ऊर्जा एक दूसरे से, यानी कहने डायनेमो क्या है, डायनेमो जो है, देखिए डायनेमो असल में एक जनरेटर होता है। क्या होता है, जनरेटर। आप एसी जनरेटर इसको समझ लीजिए। जनरेटर के द्वारा, अगर आपके घर में जनरेटर है तो होता क्या है, जब हम जनरेटर को चालू करते हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब हमारे यहाँ लाइट नहीं रहता है तो हम जनरेटर चलाते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट जनरेटर, डायनेमो जस्ट लाइक ए जनरेटर एंड नाउ इट विल बी यूज्ड एज ए, हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये ऊर्जा का परिवर्तक करता है। डायनेमो का काम ही है, जब हम उसमें हैंडल मारते हैं, आप देखें ना पुराने जब हैंडल लगाते हैं, आप तो डिजिटल जनरेटर आ गए हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य करते हैं। क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जो है डायनेमो किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। डायनेमो के बारे में सबसे पहले फैराडे ने बताया था। किसने बताया था, फैराडे के नियम पर यह काम करता है, ठीक है, ठीक है, फैराडे के नियम पर काम करता है ये। यांत्रिक ऊर्जा किसी में विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देखिए इसका बहुत है, लेकिन आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जान लेना है। मेरी साइंस की डिटेल्ड क्लास आएगी तो मैं आपको उसमें जरूर बताऊंगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए विद्युत मोटर और डायनेमो दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा ना एक जनरेटर का भाग है। देखिए जनरेटर में दो भाग होता है, एक होता है रोटर, ठीक है, और एक होता है स्टेटर, इसको बोलते हैं। स्टेटर जो भाग है ना, ये घूमता नहीं है, ये क्या होता है, स्थिर भाग होता है, और ये क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है, ठीक है, घूमने वाला भाग है। तो होता क्या है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है ना, जब मान लीजिए स्टेटर पे हम ना स्टेटर पे करंट प्रोवाइड किए, क्या प्रोवाइड किए, करंट प्रोवाइड किए। तो जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ फ्लक्स जनरेट होते हैं, ठीक है। कैसे, क्या जनरेट होते हैं, फ्लक्स। ये फ्लक्स जाके ना रोटर के फ्लक्स से रोटर में जाके सम्मिलित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई ना इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका फ्लक्स इसमें आके क्या हो जाता है, इसमें भी ईएमएफ जनरेट कर देता है, इसमें भी वोल्टेज जनरेट कर देता है। इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे डायनेमो और कौन कार्य करता है, आपको विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर में देखिए जब हम करंट देते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बस इतने जान लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, याद रखिए घर का मोटर याद रखिए, घर में लाइन देते हैं तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, सिंपल थिंग्स है। डायनेमो परिवर्तित करता है, मैंने बताया किसमें, डायनेमो मतलब जनरेटर। डायनेमो का मतलब क्या हो गया, जनरेटर। घर में जनरेटर चलाते हैं, पेंडिल मार के देखते हैं ना, उसमें जलाते हैं, तो उसमें काम किया ना आप, यांत्रिक ऊर्जा किए, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदल देता है, ठीक है। डायनेमो एक युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देना है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। टरबाइन और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो मैं बताया मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, ठीक है ना। ऊर्जा का जब परिवर्तन होता है एक रूप से दूसरे रूप में तो किसी ऊर्जा की हानि नहीं होती है, 100% ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? घर में जब देखते हैं ना मोटर चलाते हैं, पानी वाला मोटर चलाते हैं तो बिजली चलाते हैं ना जी। तो बिजली चलाएं तो क्या हुआ, आपका जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल गया? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदला? विद्युत मोटर। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, ठीक है ना। और इसका काम क्या करता है? उच्च एसी को निम्न एसी में, या निम्न एसी को उच्च एसी में बदल देना। निम्न एसी को उच्च एसी में बदल देना, यही काम है इसका। वोल्टेज स्टेप अप डाउन करता है ये। ठीक है। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर को यह आगे चलते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं भाई कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले? देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्राय इसलिए जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। ठीक है। जो वोल्टेज के, अब देखिए आप V बराबर क्या होता है? IR होता है, आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। तो जब देखिए जिस सर्किट में, तो ये क्या होता है, जब इनका वोल्टेज कम होता है तो ये विद्युत धारा अधिक खींचते हैं, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है। वे बहुत अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद रखिए। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये कौन सा है? बैटरी है। बैटरी का काम ही है रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देना? विद्युत ऊर्जा में। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। कहाँ पर निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है बताइए? देखिए, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग सभी में होता है। कैलकुलेटर में होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर आदि सभी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, निकल कैडमियम बैटरी, NiCd। ठीक है। मोटर कार बैटरी के संबंध में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मोटर कार जो बैटरी होती है ये वोल्ट समानता 12 वोल्ट का होता है। मोटर कार का बैटरी 12 वोल्ट की होती है। ठीक है। और धारिता को एम्पियर घंटा में इसमें किया जाता है। किसमें किया जाता है? एम्पियर घंटा में। ठीक है, याद रखिए। एम्पियर आवर बोले कितने mAh का बैटरी, आप पढ़े हैं ना। तो ये मोबाइल का बैटरी हो गया mAh, और जो ये आपका मोटर कार का बैटरी हो गया उसका क्या आता है? एम्पियर आवर। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं बोलते हैं 4000 mAh का बैटरी है कि 5000 mAh का, तो AH का मतलब क्या होता है? एम्पियर आवर। ठीक है। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो बताइए, धातु की जो बल्बें होती है उसमें क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? टंगस्टन यूज करते हैं, आप जानते हैं ना। टंगस्टन नामक धातु जो है विद्युत बल्ब में, जो हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं उसमें उपयोग होता था। ठीक है। टंगस्टन का जो खोज किया था, देखिए किसने किया था? टॉरबर्न बर्गमैन ने 1781 में किया था। कब किया था? 1781 में। ठीक है। ठीक है, कब किया था? 1781 में। ठीक है, याद रखिए। अब ये जो है देखिए, इसका गलनांक जो होता है, अगर गलनांक की बात की जाए, टंगस्टन का जो गलनांक पूछ देता है एग्जामों में 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका क्वथनांक जो होता है वो होता है 5555 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देखिए, गर्म होने पर होता, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती हो तो गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। ठीक है ना, बस समझिए, हमारे विद्युत बल्ब में टंगस्टन एक पतला तंतु होता है, जब इससे विद्युत धारा बहती है तो ये गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। ठीक है ना, टंगस्टन, यही कॉन्सेप्ट है इसका। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। देखिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, आप याद रखिए इसको। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? फिर से वही क्वेश्चन आएगा, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो बताया हमने 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है ना, टंगस्टन का बना होता है। 3 पिन बिजली के प्लग में, देखते हैं आपके घरों में 3 पिन बिजली का प्लग होता होगा। तो 3 प्लग में देखिए क्या क्या होता है? एक फेज होता है, उसमें एक लाइव फेज होता है, एक जो होता है ना एक न्यूट्रल फेज होता है। ठीक है, एक न्यूट्रल फेज के लिए होता है, और एक जो होता है ना अर्थ फेज के लिए होता है। ठीक है, याद रखिए।
यानी एक जो होता है ना सजीव फेज, एक न्यूट्रल फेज, तो दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज और उदासीन तारों को जोड़ते हैं, ठीक है। और जैसे देखिए 3 पिन का होता है ना, 3 पिन का इस तरह रहता है, ठीक है। तो एक इसमें जो है ना ये लाइव हो गया, ठीक है ना, लाइव फेज हो गया, ये एक हो गया न्यूट्रल फेज, ठीक है। और जो तीसरा जो लंबा पिन रहता है ना ये अर्थ के लिए होता है, किसके लिए होता है, ये अर्थ फेज होता है, ठीक है। याद रखिए ये पूछता है एग्जामों में। तो 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन, ये सबसे लंबा पिन होता है, ये अर्थ फेज होता है। तो ये किसके लिए होता है, तो ये आधार सिरे के लिए होता है। सिंपल बात समझ लीजिए, अर्थ सिरा है या आधार सिरा बोलिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, क्यों होता है, देखिए विद्युत उपकरणों में 3 पिन होती हैं, ऊपर वाली पिन कुछ मोटी तथा निचली 2 पिन एक जैसी होती हैं। मोटी वाली पिन का संबंध जो है सबसे जो ऊपर में ये पिन होता है, ये मोटे वाला, ये छोटा छोटा होता है, तो इसी का संबंध किससे होता है, अर्थ से होता है, ठीक है। तो ये मेनली सुरक्षा, देखिए अर्थ का काम है, हमारा पृथ्वी जो है एक अर्थ का काम करता है। इसका मतलब होता है ना, देखिए अगर हाई वोल्टेज आता है, मान लीजिए ना हमारा प्लग जो है ना 10 वोल्ट मान लीजिए बर्दाश्त करता है, वो बात आपको कह रहे हैं इस तरह, तो जनरली 220 वोल्ट पे हमारे सारे उपकरण काम करते हैं, तो 220 वोल्ट का है। तो अब होता क्या है कि अगर 220 वोल्ट का है, लेकिन अगर कभी मान लीजिए 400 वोल्टेज आ गया, तो ये अर्थ क्या करता है ना, हमारे सर्किट की सुरक्षा करता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को लेकर यहाँ पे डाल देता है अर्थ में। अर्थ क्या होता है ना, ये सोखा बाबा होता है, ये सबको सोख लेता है, जितना भी एक्स्ट्रा अर्थ आएगा। तो अर्थ जो लगा होता है, अर्थ का काम ही है एक्स्ट्रा वोल्टेज को क्या कर लेना, सोख लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वो हैं, क्या है बताइए। देखिए समान विभव पर, अब विभव क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए मान लीजिए यहां पर कोई एक, ये ना कोई एक बिंदु ए है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, और यह कोई एक अनंत बिंदु है, ठीक है। अनंत बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ। अब आवेश समझ लीजिए ना, इलेक्ट्रॉनों का समूह आवेश कहलाता है, बस समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनों का समूह क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर आवेश बनाते हैं। अब बात यहां पे है, हुआ क्या, किस अनंत बिंदु पर रखे हुए किसी आवेश को किसी अन्य बिंदु तक लाने में जो वर्क होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। यानी विभव का जो डिफिनेशन हो गया, वर्क बटा क्या हो गया, आवेश, यानी कार्य बटा क्या हो गया, आवेश। फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। V बराबर क्या होता है, W/Q, ठीक है, ठीक है, याद रखिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए P बराबर क्या होता है, W/ क्या होता है, T होता है, आप जानते हैं W, तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, PT/Q। अब देखिए PT, Q बराबर क्या होता है, IT। आवेश बराबर जो फॉर्मूला होता है, आवेश Q बराबर IT, आवेश Q बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। याद रखिएगा, सारे फॉर्मूला देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q बराबर क्या होता है, IT, तो ये T से T कट गया, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, P/I, यानी P बराबर क्या निकल के फॉर्मूला है, VI। तो याद रखिए विभव बराबर क्या होता है, किसी अनंत बिंदु पर रखे हुए आवेश को किसी अन्य बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो अगर मान के चलिए यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, इसको जो है ना, अगर बल्ब को जलाना है तो बल्ब के बल्ब के जो सिरे होते हैं, लाइव और न्यूट्रल से जो तार जुड़े रहते हैं, अगर उनका एक जो है ना, एक पॉजिटिव विभव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। दोनों समान नहीं हो सकते। अगर दोनों समान रहेगा ना तो जलेगा ही नहीं, बल्ब धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है बल्ब को अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव विभव से हम नहीं जोड़ेंगे तो वो जलेगा ही नहीं। तो यही बोले हैं, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा यदि वो क्या होनी चाहिए, प्रवाहित नहीं होती, यदि वो समान विभव पर नहीं होनी चाहिए, असमान विभव पर होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, देखिए सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी है। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अब चालक, अचालक और अर्धचालक 3 चीजें मैं बताता हूं, चालक, अचालक और एक होता है अर्धचालक, ठीक है ना। ये तीनों से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जामों में, तो मैं बताता हूं। चालक वो है जिसका प्रतिरोध जो होता है ना, शून्य होता है। प्रतिरोध लगभग इसमें क्या होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, आर जो है ना बहुत कम होता है, जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। चालक से, अचालक से प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे क्या हो गया, इसमें हो गया सोना, चांदी,
लोहा, ये सब क्या हो गया, चालक हो गया। अब प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक है, आर बहुत हाई होता है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, इससे धारा प्रवाहित नहीं होता। चालक, अर्धचालक क्या हो गया, जिससे मतलब ये चालक और अर्धचालकों के बीच इसका गुण होता है, चालक तथा अर्धचालकों के बीच, चालक तथा अचालकों के बीच जिसका गुण होता है, ठीक है ना। इसमें ना प्रतिरोध बहुत कम होता है, ना बहुत ज़्यादा मीडियम टाइप का रहता है। तो इसमें कौन कौन सा हो गया, सिलिकॉन, देखिए बहुत पूछता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स विषय सब इसी से बनते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है, डायरेक्ट एग्जामों में पूछता है, याद रखिए। तो सर्वाधिक विद्युत चालक चांदी है, ठीक है, याद रखना है। निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, कौन हो जाएगा दोस्तों, ये माइजो नहीं है, ये माइका है, ठीक है। तो माइका तो प्रतिरोध है एक तरह से, तो सबसे बढ़िया क्या है, चांदी हो गया, याद रखिए। चांदी का संकेत एजी होता है, स्वर्ण का एयू होता है, कॉपर का सीयू होता है, ठीक है, याद रखिए। निम्न में कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है, सुचालक मतलब बैड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग, देखिए फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए। देखिए अब फ्यूज के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए फ्यूज का गलनांक जो है ना निम्न होना आवश्यक है। अब क्यों है, देखिए जो मेन आप फ्यूज जानते हैं ना, देखते होंगे कि मेन सर्किट में एक इस तरह का फ्यूज बना होता है, ठीक है ना, इस तरह का फ्यूज बना होता है जो हम इसमें दोनों तारे कनेक्ट करके इसको लगाते हैं। तो फ्यूज का काम होता है ना, देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर में यहाँ पे एक टीवी चल रहा है, ठीक है, और ये टीवी जो है ना इस किसी मेन बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और ये बोर्ड जो है ना एक फ्यूज से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारे घर के जो सभी सर्किट है 220 वोल्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हुआ, चाहे कहीं से बिजली गिर गया, तो एकाएक मान लीजिए 220 से कहीं 400 वोल्ट आ गया, तो ये 400 वोल्ट क्या करेगा, ये 400 वोल्ट आपके पूरे, अगर फ्यूज नहीं रहेगा तो ये पूरे आपके सर्किट को डैमेज कर सकता है। तो होता क्या है ना कि ये 400 वोल्ट पहले फ्यूज से गुजरता है, तो फ्यूज में जो तार लगा होता है उसका गलनांक कम होने से वो गल जाएगा और हमारा पूरा का पूरा सर्किट जो है ना बर्बाद होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसीलिए फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जान लीजिए आप, ठीक है। फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूज किसका बना होता है, देखिए फ्यूज जनरली जो है यह किसका बना होता है, तांबा, टीन व सीसा की मिश्र धातु, जनरली एसएन प्लस पीबी, यानी क्या हो गया, टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनता है ये, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ देता है याद एग्जाम में, ठीक है। टीन और सीसा का क्या होता है, मिश्र धातु होता है, विद्युत फ्यूज, ठीक है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है, देखिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार कैसे बोले, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़े कि क्या होना चाहिए, गलनांक क्या होना चाहिए, इसका निम्न होना चाहिए, है कि ना, गलनांक क्या होना चाहिए, तार का गलनांक निम्न, देखिए निम्न गलनांक ये तो एकदम जरूरी है, तथा प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अब कहिए कि क्यों, देखिए दोनों चीज में बता देता हूं। गलनांक इसलिए निम्न होना चाहिए कि मतलब सर्किट में जाने से पहले ही, हमारे घर के सर्किट में जाने से पहले ही गल जाए, मतलब फ्यूज हो जाए, हमारा फ्यूज हो जाएगा तो हमारा सर्किट बच जाएगा, ज़्यादा अगर धारा आ जाएगा तो। अब प्रतिरोध उच्च इसलिए होना चाहिए कि अगर बाय द वे गला भी नहीं तो वो है ना, प्रतिरोध उच्च होने से क्या होगा कि वह जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा धारा को ना फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा धारा को अंदर, जिसका प्रतिरोध उच्च होगा कम से कम धारा जाएगी। तो याद रखिए ये बहुत फ्यूज की विशेषता क्या है, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, बहुत एग्जामों में निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। बात को समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में मान लीजिए जो मेन सर्किट है, मेन जहाँ से, तो वहाँ का फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा धारा आएगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो वो गल जाएगा पहले ही और हमारे पूरे घर को बचा लेगा फ्यूज होने से, शॉर्ट सर्किट होने से, ठीक है। और उच्च प्रतिरोध होने का मतलब है कि कम से कम धारा फ्लो करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब वहाँ पर जो एक्स्ट्रा आएगा ना उसको वो उसी में खपत हो जाएगा, ठीक है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है।
गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ए और सी हो जाएगा। हैलोजन लैंप तंतु की मिश्र धातु किससे बनी होती है? तो ये देखिए टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु होती है, टंगस्टन, ठीक है, और सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। अब ये जो हैलोजन लैंप है इसमें सोडियम मिले होने के कारण, ठीक है ना, यह पीले रंग का प्रकाश देता है। कैसे रंग का प्रकाश देता है? पीले रंग का प्रकाश देता है। ठीक है, याद रखिए इसको। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किसमें जुड़े होते हैं? अब देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दो तरह के, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए यहां से आप जानकारी ले लीजिए। देखिए दो तरह के संयोजन होते हैं। देखिए प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो जो भी हर वस्तु का अपना प्रतिरोध होता है, तो देखिए प्रतिरोध को दो तरीके से सजाया जाता है। प्रतिरोधों का दो संयोजन होता है। एक होता है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिए जब प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, देखिए प्रतिरोध को ऐसे डिनोट करते हैं। ये मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। इस प्रतिरोध को हम किसी बैटरी से ऐसे जोड़ दिए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको श्रेणी क्रम पद। इसमें क्या होता है, जो धारा यहाँ से गई, देखिए आई, मान लीजिए करंट यहाँ से जो गुजर रही है, तो दोनों प्रतिरोधों में करंट क्या होता है, सेम होता है। दोनों प्रतिरोधों में करंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वोल्टेज दोनों का अलग अलग होता है, याद रखिए। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में, याद रखिए, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है, और प्रतिरोध दोनों में क्या रहेगा, भिन्न, वोल्टेज क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है ना। धारा समान और विद्युत विभव क्या रहेगा, वोल्टेज जिसको बोलते हैं, क्या रहेगा, असमान रहेगा, ठीक है ना। इसमें अगर इन दोनों के प्रतिरोध के बदले, मान लीजिए इन दोनों के, तो अगर इन दोनों के प्रतिरोध के बदले एक प्रतिरोध लिखना है, मान लीजिए उसको हम R लिख दिए, तो R बराबर हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अब देखिए प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो आपके लिए आएगा, ठीक है ना, आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। देखिए इसमें दोनों में करंट अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो देखिए श्रेणी क्रम में धारा समान, प्रतिरोध अलग अलग, लेकिन समानांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान रहता है, और श्रेणी समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए धारा क्या हो गया, असमान, और विद्युत विभव या वोल्टेज क्या हो गया, दोनों में सेम हो गया, क्या हो गया, समान। तो अब आप बताइए कि आपके घर में कैसे बोलते हैं, आपके घर में देखें ना कि, देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आपके घर में जो वोल्टेज आता है ना, वो 220 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है ना, 220 वोल्टेज पे आपका पंखा सब चीज़ चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली 220 वोल्ट नहीं मिलता है, 210 के आसपास, 210 के आसपास वोल्टेज हमको मिलता है, ठीक है। ये है, ये मतलब इरर उरर खत्म होके। तो कहने का मतलब है हमारे घर में हर जगह वोल्टेज समान होना चाहिए, करंट इधर उधर हो सकता है। तो हमको कैसा संयोजन चाहिए, आप ही बता दीजिए। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, विद्युत विभव समान, वोल्टेज समान नहीं होता है। तो समानांतर क्रम में ही वोल्टेज समान होता है और धारा क्या होता है, असमान। तो हमको कैसा समान, घरेलू में समानांतर संयोजन चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक कमरे में हमको कैसा संयोजन चाहिए, याद रखिए, तो हमको समानांतर क्रम संयोजन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। घरों में हमेशा कौन सा संयोजन होता है, श्रेणी क्रम। तो अगर मान लीजिए, अगर इसमें निकालना है, अगर दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना, दो प्रतिरोध ऐसे समानांतर क्रम में जुड़े हैं, R1 और R2, तो इसका अगर मूल प्रतिरोध, दोनों के बदले एक प्रतिरोध लिखना है, तो इसको R1 R2 बटा क्या लिख देते हैं, R1 प्लस R2, ठीक है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार कौन सा है? देखिए अब इसमें तीन तरह के तार होते हैं। एक होता है लाल रंग का। लाल रंग का जो है ना, एक्टिव है, ये एक्टिव फेज है, या एक्टिव फेज है, मतलब ये चल रहा होता है, ठीक है। और जो काले रंग का तार है, ये न्यूट्रल तार है। काले रंग का तार क्या हो गया, न्यूट्रल, या क्या इसको बोलेंगे, उदासीन तार, ठीक है। क्या बोलेंगे, उदासीन तार। ये क्या हो गया, ये ना, ये चल रहा है, सजीव फेज है, ठीक है ना, सजीव फेज है, ये चल रहा है, ये उदासीन तार है, एक्टिव है।
ठीक है। और एक हरे रंग का तार होता है, ठीक है ना, एक हरे रंग का तार होता है, ये जो होता है ना अर्थ का सूचक है। तो याद रखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा। तो ये जो चल रहा होता है फेज वो है काले रंग का उदासीन तार है, न्यूट्रल फेज है। और जो हरे रंग का तार है वो क्या, अर्थ फेज है। ठीक है, याद रखिए। तो इंपॉर्टेंट काले रंग का तार क्या हो जाएगा, उदासीन तार हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए मानव शरीर का जो है, अब देखिए दो तरह का है। मानव शरीर जब है ना पूरी तरह जब वो क्या हो गया, भीगा हुआ है, ठीक है। मानव शरीर का शुष्क प्रतिरोध अगर पूछ दे, शुष्क प्रतिरोध जो है ना, शुष्क प्रतिरोध कितना हो जाएगा? शुष्क प्रतिरोध होता है 10 के पावर 6 ओम। और जब वो मानव शरीर जब वेट रहेगा, सूखा रहेगा, शुष्क, ठीक है। और जब मानव शरीर का वेट का अगर प्रतिरोध पूछते तो वो 10 के पावर 2 होता है। तो आपको यही याद रखना है, 10 के पावर 6 हो जाएगा। शुष्क प्रतिरोध कितना होता है मानव का? 10 के पावर 6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए ट्यूबलाइट में जो हैलोजन लैंप, आप हैलोजन लैंप में आप देखिए सोडियम और टंगस्टन भरा हुआ था। इसमें क्या भरा होता है? देखिए ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। ट्यूबलाइट में क्या होता है, कांच का एक लंबा ट्यूब होता है। तो इसमें जो रहता है, इसमें ट्यूब के अंदर अक्रिय गैसें भरी होती हैं। तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा रहता है, ठीक है ना, अक्रिय गैसें। CFL का क्या होता है? CFL का फुल फॉर्म CFL क्या होता है बताइए? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट, ठीक है ना, याद रखिए क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ठीक है, याद रखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। फ्लोरिसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारा LED है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो देखिए वो मरकरी और क्या हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है ना। CFL में कौन सा भरा जाता है? मरकरी और नियॉन, याद रखिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ ऑर्गन, जीनॉन, इसमें ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है ना, नियॉन भी हो सकता है या जीनॉन भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक भरा जाएगा, ठीक है, याद रखिए। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेसेंट ट्यूब को प्रीफर क्यों किया जाता है? ठीक है, क्यों किया जाता है? इसमें प्रकाश विकिरण करने होती है, अधिक बाह्य सतह होती है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, सही बात है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो गया? इसमें से देखिए फ्लोरेसेंट लैंप इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बचत के लिए यूज होता है। देखिए फ्लोरेसेंट लैंप जो है ये बिजली का ऊर्जा का बचत करती है, ठीक है। 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए बिजली का बल्ब जो है क्या करता है, सिर्फ 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रखिए। जबकि जो ये हमारा CFL है ये क्या करता है, 22% विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? देखिए श्वेत प्रकाश नली में कैसे पैदा होती है? देखिए मैंने बताया कि जो ट्यूबलाइट होती है उसकी नली में आर्गन गैस और पारे की वाष्प भरी रहती है, ठीक है। जब दोनों तंतुओं को गर्म कर दिया जाता है, जैसे ना जो ट्यूबलाइट में जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, आर्गन तथा पारे भरे रहते हैं। आर्गन तथा क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है, ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर, तंतुओं को गर्म करने पर क्या होती है, ये प्रकाश उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? देखिए विद्युत बल्ब के अंदर जो है, विद्युत बल्ब का आविष्कार सबसे पहले आप जान लीजिए किसने किया था, एडिसन ने। किसने किया था आविष्कार? एडिसन ने। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भर देते हैं। तो इसमें से तो कोई गैस नहीं है, इसमें ऑर्गन गैस भरा रहता है, ठीक है, नियॉन या ऑर्गन, नाइट्रोजन या ऑर्गन। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली क्या करती है? देखिए मरकरी पुराने जमाने का आप देखें तो उसमें होता है ना, छोटा सा एक चोक लगाया हुआ था। ये क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? ये वोल्टेज को चोक बढ़ा देता है। CFL तथा LED में क्या अंतर है आप ही बता दीजिए, ठीक है ना। 1 और 3 हो जाएगा, देख लीजिए क्या क्या है, आप पढ़ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है।
एक तार में बहती विद्युत धारा विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया तो विद्युत शक्ति क्या होगी। अब देखिए देखिए विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है विद्युत विभवांतर, चाहे विद्युत विभवांतर गुणे क्या होता है, धारा होता है, यानी P बराबर क्या होता है, VI। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर क्या कर रहा है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी देखिए ये भी था तो वोल्टेज को 2 गुना कर दिया और करंट को भी क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया, 4VI है कि नहीं है। ये मान लीजिए ये P1 था, इसको हम P2 ले लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये VI किसके बराबर है, P1 के, तो 4P1। तो यानी जो P2 है वो P1 से कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना, है कि नहीं है। दो बढ़ा देगा तो कितना बढ़ गया, 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1/2 के अनुपात में। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला 2 होता है। देखिए एक पर R बराबर क्या हम लिखते हैं, V/I, प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया, और एक होता है ρL/A। ठीक है ना, रो हो गया प्रतिरोधकता, क्या हो गया, रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, L हो गया तार की लंबाई, और A हो गया ना क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए किसी तार है, ये तार है, ठीक है, अगर इस तार का हमको क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना है, तो इसका लंबाई हमको जानना होगा, इसका एरिया जानना होगा, और प्रतिरोधकता गुणांक जानना होगा। 3 चीज़ें जाननी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 तार का बात कर रहा है, एक पतला तार हो गया, ठीक है, और एक मोटा तार हो गया। ठीक है ना, अब दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1/2 के अनुपात में है। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है, तो हम देखिए इसके लिए लेते हैं R1 बराबर ρ1 L1 बाई क्या हो गया, A1, है ना, समझ जाइए इसके लिए। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, R2 ρ2 L2 बाई A2। अब देखिए रो का मान किसी के लिए बदलता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे बदल रहा है सबको, तो बदल देते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 तारों की लंबाई है, L1/L2 बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है ना, अब एक चीज़ और देखिए, ρ1 L1, अगर मान लीजिए तार जो है ना ऐसा है, तो ये आप जानते हैं अगर एरिया हमको इसका निकालना है तो कैसे निकाल देंगे एरिया, तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, एरिया के लिए लिख देंगे πr²। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, πr²। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, πr²। एरिया हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसके लिए भी क्या लिख देंगे, πr1² लिख देते हैं, r1²। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है ना, याद रखिए ये मोटा तार और पतला तार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पतला तार तो सिंपल तार हो गया, एकदम पतला तार ऐसा हो गया। ठीक है, अब मोटा तार के लिए हम लिख देंगे क्या, 4πr²। एरिया इसका क्या हो जाएगा, ρ2 L2 बाई क्या हो जाएगा, 4πr²। तो अब देखिए दोनों को बटा में ले लीजिए, किस में ले लेंगे, R1/R2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ρ1 L1 बाई πr²। ठीक है, बटा 4πr² बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4πr² बाई ρ2 L2। तो जब आप इसका मान रख दीजिएगा, सब चीज़ कर दीजिएगा, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, 10 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। समान प्रकार की, ठीक है ना, समान प्रकार की 2 छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित की गई, यदि n बूंद मिलकर तो बूंद का विभव क्या होगा। अब देखिए विभव के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए अब जैसे मान लीजिए गोलाकार, जैसे ना बहुत सारी गोल गोल चीज़ें मिलकर, बहुत सारी छोटी छोटी गोला मिलकर एक बड़ा गोला का निर्माण अगर कर लेता है, तो इसका, इन सभी का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा ना। तो इस तरह हम लिखेंगे, इन बूंदों का कुल आयतन, इन बूंदों का कुल आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बड़ी बूंद का आयतन, है कि नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बूंदें ही मिलकर बड़ी बूंद को बनाती है। तो n गुणे बड़ी बूंद का आयतन, अगर गोला का आयतन आप पढ़े होंगे तो फॉर्मूला आप जानते होंगे कितना होता है,
4/3 पाई आर क्यू होता है, पढ़े हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब हमने मान लिया कि बूंद का आवेश जो है ना क्यू है, बूंद का आवेश क्यू है और बूंद की त्रिज्या जो है ना क्या है, आर है। तो गोला का आयतन निकाल लेंगे हम। तो बड़ी बूंद का कितना हो जाएगा, बड़ी बूंद का हमने मान लिया ना, बड़ी बूंद का जो त्रिज्या है वो क्या है, आर हो गया, बड़ा बूंद का आर हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे 4/3 पाई आर। देखिए 4/3 पाई 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 कट गया। तो हमको क्या निकालना है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आर बराबर एन के पावर 1/3 इंटू कितना हो जाएगा आर, यही ना फॉर्मूला निकल के आया। आर बराबर कितना हो जाएगा एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और फार्मूला है इसमें एक। अब देखिए, अगर किसी विद्युत धारा का एक फार्मूला होता है C बराबर Q बाई भी, ठीक है ना, C बराबर क्या हो जाएगा V बाई क्यू, सॉरी C बराबर क्या हो जाएगा V बाई क्यू, याद रखिए। ठीक है, इसको याद रखना है, C बराबर क्या हो जाएगा V बाई क्यू। अब ये क्या होता है, देखिए विद्युत धारिता होता है, इस फार्मूला को आप याद रखिए, क्या होता है विद्युत धारिता बराबर होता है वोल्ट बटा आवेश, बस इतना आप याद रखिए, क्या होता है वोल्ट बटा आवेश। ठीक है, तो हम लोग इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है ना। छोटी बूंद के लिए देखिए हम क्या लिखते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू सी, ठीक है। और बड़ी बूंद के लिए क्या लिखते हैं, V डैश बराबर Q डैश इंटू क्या लिख देते हैं C डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए V डैश बाई V बराबर हम क्या लिख देंगे Q डैश C बाई क्यू सी। ठीक है, तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको क्या n टू द पावर 2 दूध पावर v, इसमें मान रख दीजिए तो आ जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है इसका, देखिए ट्रांसफार्मर होते क्या है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूँ। देखिए देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। देखिए ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये कुंडलियाँ लगी होती हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कोर लगे होते हैं, ठीक है ना, 2 कॉइल इस पे लिपटा होता है, ये दोनों कॉइल एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं रहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एसी पर ही काम करता है। ये इस एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या क्या करता है, घटाता है, इसका काम है। स्टेप अप करना या क्या कर देना, स्टेप डाउन कर देना, इसका यही काम है, ठीक है ना। स्टेप अप और स्टेप डाउन करना ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न में से किसमें होता है, प्रतिवर्ती धारा को गलत, प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा को गलत, प्रतिवर्ती धारा विभव को उच्च अथवा अपचयी, यानी कहने का वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना इसका काम है। एसी वोल्टेज को बढ़ाता है और या घटाता है, ठीक है, याद रखिए। मोबाइल चार्जर क्या होता है, मोबाइल चार्जर एक ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कहने का मतलब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे कहेंगे इसको, देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है 220 वोल्टेज को 5 + 5 वोल्ट या +10 वोल्ट में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, बड़े वोल्टेज को छोटे वोल्टेज में। कुछ युक्तियां संबंधित ऊर्जा उत्रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, कौन कौन सा सही है। देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है भाई बताइए, यांत्रिक को विद्युत, सही बात है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक। डीजल इंजन का काम क्या है बताइए, प्रकाश से। देखिए डीजल इंजन जो है ये इंजन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेट्रोल से जो को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सोलर सेल क्या करता है, देखिए सोलर सेल के बारे में आप जानते ही हैं, सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये 1 और 2 सही है बस, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, अब बात आती है प्रतिवर्ती धारा और डिस्ट धारा। देखिए ऐसी धारा, देखिए ये प्रतिवर्ती धारा हो गई, ठीक है ना, देखिए इसको प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, और डिस्ट धारा क्या हो गया, ये है। दोनों में क्या अंतर है, देखिए ये अपना दिशा और मान दोनों बदल रहा
है ना, दिशा और मान दोनों क्या कर रहा है, बदल रहा है। लेकिन इसमें है जो ना, दिशा नहीं बदल रही है, दिशा और मान थोड़ा बहुत बदल जाए लेकिन दिशा नहीं बदलती है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, दिष्ट धारा हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। फिर और क्या है, तो ये बैटरी में उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इसमें डीसी ही यूज होता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कौन बदल देता है, बताइए। इतने सारे इक्विपमेंट दिए गए हैं, बताइए आप कौन कन्वर्ट करता है। ये काम है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर क्या करता है, देखिए इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। देखिए याद रखिए, बहुत है कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। पूछ देगा एग्जाम में डायरेक्ट। इन्वर्टर क्या करता है, ये इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदल देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है, ठीक है ना। निम्न एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में। ट्रांसमीटर का क्या काम है, यह एक एंटीना है, ठीक है ना। यह क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रसारित करने वाला एंटीना है। विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रकाशित करने वाला एंटीना है। ठीक है। प्रत्यवर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में कौन, कहने का मतलब प्रत्यवर्ती का मतलब क्या हो गया, एसी। एसी को डीसी में कौन चेंज किया, बताइए, रेक्टिफायर। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देते जाइए। भारत में विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत घटना किलोवाट में की जाती है, ठीक है। यही विद्युत ऊर्जा का इकाई है, सही है। भारत में विद्युत प्रणाली 50 हर्ट्ज पे कार्य करती है, याद रखिए। भारत में विद्युत प्रणाली कितने पे कार्य करती है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करती है, 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पर नहीं, ठीक है। निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में कौन प्रदर्शित कर रहा है, बताइए। सबसे ज़्यादा पंखा बिजली खाता है, सबसे ज़्यादा कौन खाता है, पंखा। उसके बाद कौन कौन मतलब सबसे कम खाता है पंखा, फिर टेलीविज़न, फिर विद्युत प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक केटली, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में है, यानी सबसे ज़्यादा ये बढ़ते क्रम है ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटली, फिर विद्युत प्रेस, फिर टेलीविज़न, फिर पंखा, ठीक है। वीवीआई याद रखिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय का भूक्रोड़ के अंदर चक्रक धाराएं हैं, यही मेन कारण है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हम लोग किसके बारे में जानते हैं, अतिचालक। देखिए अतिचालक क्या होता है, देखिए अतिचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मतलब जिनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है। अतिचालक का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनकी जो है ना प्रतिरोधकता क्या हो जाए, शून्य हो जाए। प्रतिरोधकता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। अतिचालक हो गए वो, ठीक है। प्रतिरोधकता शून्य हो जाए मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट जिसका प्रतिरोधक उसमें हो ही ना, ठीक है ना, उसको अतिचालक कहते हैं, ठीक है। और ये किस पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, 4.2 केल्विन ताप पर, ठीक है ना। 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा वैज्ञानिकों ने खोजा है, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली यह, ठीक है, ये इसको अतिचालक कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण क्या है। अतिचालक का सबसे बड़ा लक्षण तो उसका क्या हो जाए, आपको शून्य पारगम्यता। कहने का मतलब शून्य पारगम्यता का मतलब क्या होता है, इसको देखिए परमिएबिलिटी बोलते हैं। परमिएबिलिटी किसी पदार्थ का वह चुंबकीय गुण होता है जिसके कारण चुंबक जो है ना किसी चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो उस समय जो अतिचालक होते हैं उसकी परमेबिलिटी भी शून्य हो जाती है, ठीक है ना। परागम्यता भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और कितने डिग्री टच होता है, 4.2 पर, ठीक है। ठीक है, तो अतिचालक वह पदार्थ है जिसकी, अब देखिए 100% कोई किसी का प्रतिरोधकता जाएगा ही नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा ना। लेकिन ये 4.2 केल्विन ताप पर ऐसा हो पाया है, ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं।
अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की सामान्य तापमान पर, ठीक है ना। अगर सामान्य तापमान पर अगर हम अति चालक बना दें, ठीक है, तो हमको बहुत फायदा मिल जाएगा, ठीक है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम जो ताप है वो 133 केल्विन हो सकता है, ठीक है। अधिकतम ताप 133 केल्विन ताप जो है मिलता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अतिचालकों का कौन कौन से पदार्थ हैं? देखिए हो जाएगा आपको मरकरी, बेरियम, ये अतिचालक हो सकते हैं, कैल्शियम इत्यादि जो है 133 केल्विन पर अतिचालक जैसा बिहेव करते हैं। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन कौन सा है? तो ये सिरेमिक ऑक्साइड है। सिरेमिक ऑक्साइड है, VBI क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है। ये उच्च अतिचालक है। देखिए अतिचालक कहने का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी उसमें प्रतिरोध रहे ही ना, आर का मान 0 हो जाना। तो भी अगर आई बराबर क्या होता है, V/R हो गया। अगर R 0 हो गया दोस्तों तो आई का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। धारा जो है ना असमान रूप से जितना मन हम उतना धारा फ्लो कर पाएंगे, ये एक अनकंडीशनल घटना है, ठीक है ना। तो सिरेमिक ऑक्साइड खोजा गया है। अर्धचालक की चालकता कितने ताप पर शून्य हो जाती है? देखिए अर्धचालक कौन कौन सा होता है जिसकी गुण जो है चालक और अचालकों के बीच में कौन कौन सा होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो इसकी चालकता शून्य कितने ताप पर हो सकती है? तो देखिए इसकी जो चालकता है 0 डिग्री केल्विन पर जो है ना, ये आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा। देखिए अर्धचालक, मान लीजिए एक अर्धचालक हो गया, तो जो सिंपल चालक है उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो है ना होल्स भी रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या रहते हैं? होल्स भी रहते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, अर्धचालकों में बिजली का मतलब एक दूसरे करंट फ्लो करता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म होने पर क्या होता है? देखिए अर्धचालक का प्रतिरोध है, अगर हम किसी भी पदार्थ अर्धचालक जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुछ चालकों से कम होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक अर्धचालक है, सिलिकॉन एक क्या है, अर्धचालक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, ये अर्धचालक इसको हम ना गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म कर दिए, इसको क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो इसका जो प्रतिरोध क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा। यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर हम अर्धचालक में सिलिकॉन को अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए तो ये जस्ट लाइक ना लोहा के जैसा व्यवहार करने लगेगा। याद रखिए इसका चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछता है कि अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध तो घट जाएगा, यानी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों शब्दों में पूछ सकता है। परम शून्य तापमान, सबसे पहले तो परम शून्य तापमान किसको कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन को। 0 डिग्री केल्विन का मतलब क्या हो गया, 273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन को, ठीक है। तो एक परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, मैंने बताया अतिचालक की बात हो रही है, तो अतिचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों, अतिचालक का क्या होता है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर परम शून्य तापमान पर निकालेंगे तो अर्धचालकों में जो प्रतिरोध है वो संपूर्ण अनंत हो जाता है। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो ट्रांजिस्टर में कौन होता है, जर्मेनियम यूज होता है अर्धचालक में, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाने में कौन सा ज़्यादा यूज होता है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम यही यूज होते हैं, ठीक है, याद रखिए। निम्न में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो जर्मेनियम। त्वरित बिजली इसको बोलते हैं जब देखते हैं बिजली गरजता है तो वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होती है, इसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिक मात्रा में क्या होता है, बिजली जो चमकना उसी को त्वरित बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है, इसीलिए ना जल जाते हैं सब कुछ। निम्न में कौन से अर्धचालक हैं, तो अर्धचालक कौन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना, 1 और 4। निम्न में कौन सा अर्धचालक है, तो अर्धचालक मैंने बताया कौन कौन, जर्मेनियम हो गया। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। किसके निर्यात पर, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकल सकता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वो निम्न में से कौन सा है, वो जर्मेनियम है। कौन सा है, जर्मेनियम निकलेगा वहां से। झामा जला हुआ कोयला को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जला हुआ कोयला को।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइका क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, माइका क्या है? तो देखिए दोस्तों, माइका जो है, ये माइका आपको ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका एक तरह से ठीक है ना, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ये ना तो इसमें ऊष्मा ही फ्लो करती है, ना इसमें विद्युत ही फ्लो करता है। ठीक है, याद रखिए। विद्युत धारा की इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, विद्युत धारा क्या है, मैं विद्युत धारा को बता रहा हूं। किसी चालक से प्रति सेकंड आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर क्या होता है? Q/T। आवेश बटा क्या होता है? समय। Q का फॉर्मूला Ne भी होता है, तो इसको Ne/T भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻90। ठीक है, याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर। वाट किसका इकाई होता है? विद्युत शक्ति का। किलोवाट घंटा को किसका हो गया? विद्युत ऊर्जा का। वोल्ट किसका हो गया? विद्युत विभव का। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, एक कृत्रिम जो उपग्रह, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो उसमें ऊर्जा का स्रोत जो होता है, सौर बैटरी होती है। क्या होती है? सौर बैटरी से वो चलता है। ठीक है। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण मैंने बताया ना, इसका परमेबिलिटी 0 होता है। परमेबिलिटी मतलब परागम्यता। परागम्यता क्या होती है? 0 होती है। और प्रतिरोध भी क्या होता है? 0 होता है, याद रखिए। ठीक है। अतिचालक, जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तो क्या होता है? जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब क्या होता है? दीप्तिमान होता है, तो क्या होता है बताइए? तो दोस्तों, उस समय कोई भी बल्ब जब दीप्तिमान होता है तो जनरली क्या होता है? विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा से और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तो विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सही है, विद्युत कनेक्शन दिए तो प्रकाश ऊर्जा निकला और ताप ऊर्जा, उसे देखते हैं ना, उसमें से लगता है कि गर्म भी है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो है वो क्या होता है? टंगस्टन का बताइए दोस्तों, प्रतिरोध ज्यादा होता है कि कम होता है कि उच्च गलनांक होता है? बताइए क्या होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार? मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, बताइए क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका गलनांक उच्च होता है। अगर कम गलनांक रहेगा तो बहुत जल्दी गल जाएगा ना, बल्ब फ्यूज ही हो जाएगा हमारा। CFL और LED बल्बों में क्या अंतर होता है? आप जानते ही हैं जनरली क्या अंतर होता है, बता दीजिए आप ही लोग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है कि नहीं है? और प्रकाश उत्पन्न करने में CFL पारावाष्प और संदीपक का उपयोग करता है, फॉस्फर का। सही है ये दोनों। 100 वाट बल्ब के विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी विद्युत, तो फिर से क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? 100 × 10 1000, 1000 भागा 1000 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा आ गया ना, 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये पर यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 100 × 10 बटा 1000 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट का दाम कितना हो गया? 1 यूनिट का दाम हो गया दोस्तों, 1 यूनिट का दाम आपको बता दीजिए कितना हो गया? तो 1 यूनिट का दाम आपको हो गया 5 रुपए। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही निकल के आया। 1 यूनिट का दाम कितना हो गया? 5 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई हो गई दोस्तों? किलोवाट घंटा आपको इकाई हो गई विद्युत ऊर्जा की। किसकी हो गई? विद्युत ऊर्जा की। मैंने बताया 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, और ये किसकी इकाई होती है? विद्युत ऊर्जा की। बिजली के खपत का बिल किसके मापन आधारित होता है? वाटेज पर आधारित होता है। आगे क्वेश्चन,
विद्युत बल्बों में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन निम्नलिखित में किसके लिए होता है, किसके लिए भरते हैं हम इसमें, बताइए दोस्तों। तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए, उत्सर्जित बल्ब का जिंदगी बढ़ाने के लिए, क्या चीज करने के लिए होता है, बता दीजिए आप। तो ये हो जाएगा तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, आई बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा, एसी को किस में बदलना है, डीसी में। तो कौन बदल देगा, रेक्टिफायर, ठीक है, याद रखिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है, बताइए। अर्थ का काम होता है सुरक्षा के लिए। अर्थ क्या करता है, सुरक्षा करता है। अधिक अगर वोल्टेज आता है तो उसको क्या कर लेता है, ये सोख लेता है। क्या कर लेता है, तो क्या कर लेता है, अधिक आता है तो उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, देखिए ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। देखिए ओम का नियम कहता है कि जो वोल्टेज है वो क्या होती है, वोल्टेज जो है वो धारा के क्या होता है, अनुपाती होता है। जब अनुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर, तो यही इसी को बोलते हैं ओम नियतांक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम नियतांक। आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई। तो ठीक है ना। ओम का नियम बताता है किसके किसके लिए, धारा और वोल्टता दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए हो जाएगा, धारा और वोल्टता दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। कि भी जो है, वोल्ट जो है धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो चांदी हो जाएगा। अधातु समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, बताइए दोस्तों। चूंकि ये कार्बन का क्या है, अपर रूप है। क्या है, कार्बन का क्या है, ये एक अपर रूप है, ठीक है ना। इसमें शिथिलता बर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं जो काम करते हैं। डायनेमो का काम क्या है, डायनेमो मतलब जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है दोस्तों, बदल देता है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, बताइए। एक अगर विद्युत चुंबक की शक्ति को हमको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों। तो देखिए विद्युत को अगर विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाना है तो उसमें से करंट फ्लो करा दीजिए, उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक सेल का ईएमएफ क्या होता है, देखिए एक सेल का जो ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है थोड़ा सा बताया। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, प्लस माइनस है, यहाँ पे सर्किट पे प्रतिरोध एक जुड़ा हुआ है, एक बैटरी है। तो ईएमएफ का क्या काम होता है, देखिए आवेश को जो है ना, आवेश को पूरे सर्किट में फ्लो कराना, यही ईएमएफ का क्या होता है। ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला होता है। किसी आवेश पर किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत वाहक बल क्या है। विद्युत बल एक सदिश राशि, एक अदिश राशि है। तो देखिए विद्युत वाहक बल जो है एक अदिश राशि है, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल क्या है, एक अदिश राशि। सदिश राशि जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो, अदिश राशि जिसका दिशा और सिर्फ दिशा नहीं हो, परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो एक अदिश राशि है ये। वह सलाह नहीं दी जाती कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम में वोल्टेज में वृद्धि हो सकती है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, वोल्टेज में वृद्धि हो सकता है। कि क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है, इसमें धारा में कमी आ सकती है। धारा में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। फ्यूज का तार किसका बनाता है, एसएन प्लस पीबी। टीन और लेड किसका बनाता है, एसएन प्लस पीबी, टीन का और शीशा का। प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या चीज परिवर्तित करता है दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल जो है आपको प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह को 4 गुना बढ़ा दिया तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक H बराबर आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया ना विद्युत ऊष्मा, विद्युत धारा, विद्युत ऊष्मा है ये, ठीक है ना। अगर किसी तार से अगर हम किए तो विद्युत ऊष्मा है ये। कितनी ऊष्मा, अगर किसी कोई तार है, ठीक है, उसमें जब करंट फ्लो किए तो कितना ऊष्मा, तो आई स्क्वायर आर टी, ये प्रतिरोध हो गया टी टाइम में इतना। तो कह रहा है कि धारा प्रवाह को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। H बराबर आई स्क्वायर आर टी तो है ये है। अब धार H1 I1 R1 T1 कर लीजिए। अब कह रहा है कि हम इसमें क्या कर दिए, धारा को कितना कर दिए, 4 गुना कर दिए। तो 4 आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुना, ठीक है ना।
ये कितना हो जाएगा 16 गुना, जैसे ही धारा बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, तो 109 हो जाएगा, 109 का डी। विद्युत तापकों में तापन तत्वों में तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन विद्युत तापकों में तांबा का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए तांबा का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, विद्युत तापकों में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो गया? लोहा, सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, ये तो अचालक हो गया, मतलब अर्धचालक हो गया। क्या हो गया? अर्धचालक। ठीक है, लोहा के बारे में आप बताइए, लोहा क्या है, चालक है कि अचालक है, बताइए। तो देखिए दोस्तों ये कॉपर हो जाएगा, लोहा से भी अच्छा चालक होता है। डायनेमो का सिद्धांत किस पे काम करता है? फैराडे पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है ये। एक विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों? एम्पियर। एक विद्युत तापक की कुंडली किसकी बनी होती है? देखिए नाइक्रोम का कुंडली बना होता है। जो विद्युत तापक में जो कुंडलियां बनी होती है, ये हीटर में आप जस्ट लाइक हीटर समझ लीजिए, हीटर का कुंडली किसका बना होता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, किसका बनाया जाता है दोस्तों? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार रहता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं सिर्फ मात्र एसी परिपथों में ही ट्रांसफार्मर उपयुक्त होता है, डीसी में नहीं, डीसी में जल जाएगा ये। निम्न में कौन सा वोल्ट है? ठीक है, निम्न में कौन सा वोल्ट है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा? ये अर्ग प्रति सेकंड है। ठीक है, अर्ग प्रति सेंटीमीटर, जूल प्रति कुलाम्ब है ये। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझेंगे जूल प्रति कुलाम्ब। ठीक है, जूल प्रति क्या हो गया? कुलाम्ब। वोल्ट का डिफिनेशन या विभव का डिफिनेशन क्या होता है? कार्य बटा आवेश होता है। क्या होता है? V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। तो W का मतलब हो गया जूल और इसका तो यही हो गया, इस जूल प्रति कुलाम्ब भी कौन है? वोल्ट के बराबर है। ठीक है, याद रखिए। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है बताइए दोस्तों? एम्पियर घंटा तो नहीं है इसकी, क्या लिखा है? एम्पियर और घंटा, एम्पियर समय। तो Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? IT। तो ये आवेश का हो गया, किसका हो गया? चार्ज की मात्रा का। ठीक है, किसका हो गया? चार्ज की मात्रा का हो गया। ठीक है, धारावाहक कुंडली में ऊर्जा निम्न रूप में संग्रहित होती है। अब क्वेश्चन है, देखिए जैसे कुंडली हो गया, ये जैसे मान लीजिए कुंडली ऐसे लपेटा गया है, ठीक है ना, जैसे मोटरों में कुंडली रहता है ना, तो उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए दोस्तों किस में कैसे रहेगी उसमें ऊर्जा? तो देखिए उसमें जो ऊर्जा रहती है वो पराविद्युत क्षेत्र में रहती है संग्रहित। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉन धाराएं, देखिए एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉन धाराएं। ठीक है ना, अब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको मैं बता पाऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए जैसे आप जानते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षण करते हैं। ठीक है ना, समान आवेश क्या करते हैं? विकर्षण। और असमान आवेश निगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है? आकर्षण। तो एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉन धाराएं, तो दो इलेक्ट्रॉन धाराएं एक ही समानांतर दिशा में अगर चल रही हैं तो एक दूसरे को दोस्तों क्या करेंगी? वो आप ही बताइए। अगर एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी क्या करेंगे? एक दूसरे को हटाएंगे एक दूसरे से अलग, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे के बीच विकर्षण पैदा करता है। निम्न में कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों। देखिए अन्योन्य सिधारण का मतलब क्या होता है? देखिए अगर ये ट्रांसफार्मर में ये कुंडलियां हैं, देखिए ध्यान से, होता क्या मैं थोड़ा बताता हूं। अगर इसमें अगर हम करंट देते हैं इस कुंडली में तो इसमें फ्लक्स पैदा होता है। इस कुंडली में यही फ्लक्स जाके ना इसमें करंट को पैदा कर देता है। इसमें दोनों में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन ये फ्लक्स जो है चुंबकीय माध्यम से जाके, तो इसी सिद्धांत को कि एक में करंट दिया और दूसरे में भी करंट पैदा हो गया, तो इसी सिद्धांत को इंडक्शन सिद्धांत कहा जाता है, बिना टच के। तो ये ट्रांसफार्मर में होता है। उदीप्त बल्ब के अंदर छोटी सी मुड़ी हुई धातु तार को हम क्या बोलते हैं? उदीप्त बल्ब में जो छोटी सी मुड़ी हुई तार होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या होता है वो? फिलामेंट। कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरणें जो है एक आपको इलेक्ट्रॉन की धारा है। कैथोड किरणें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं।
विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? एम्पियर। विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा। समांतर विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कौन सा गैस भरते हैं विद्युत बल्ब में? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोल दिया दोस्तों, नाइट्रोजन भरा जाता है ना, सॉरी। निम्न में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है? जो विद्युत का जो संचालक करता है वो कौन है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कौन सा? लवण जल, जिसमें नमक मिला हुआ। कौन सा है? नमक मिला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। बल्ब में रोशनी देने वाला फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, पूछने की बात नहीं है। चौक में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है? चौक जो मरकरी में जो चौक लगा होता है वो, उसमें संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है दोस्तों? तो यह जो होती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती है। इनमें से किस वैज्ञानिक ने धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाह और तार के छोर में विभवांतर के संबंध का नियम दिया था? बताइए दोस्तों। विद्युत धारा में विद्युत धारा के प्रवाह और तार के छोरों के बीच विभवांतर, तो ये ओम थे। ओम ने अपना एक नियम दिया था। ठीक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताया था इन्होंने कि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, और भी बराबर आई आर फॉर्मूला भी दिया था इन्होंने। विद्युत चुंबकीय इंडक्शन की घटना को क्या कहते हैं? देखिए, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का बनना। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत इंडक्शन का मतलब क्या होता है? विद्युत इंडक्शन का मतलब होता है किसी कॉइल में विद्युत धारा का पैदा कर चुंबकीय और कॉइल के बीच विस्थापन पैदा करना। ठीक है, याद रखिए। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल जो है एक जो है आपका प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है। फैराडे का नियम संबंधित है किससे? फैराडे का जो नियम संबंधित है वो किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन, गैसों के दाब, विद्युत विच्छेदन, किससे संबंधित है? तो ये विद्युत अपघटन से संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो देखिए, एक फ्यूज तार का उपयोग हम कहां करते हैं? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। ठीक है, घरेलू विद्युत उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज का तार उस धातु से किससे बनी होती है जिसका जो है गलनांक क्या हो? कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कैसा होना चाहिए? देखिए, निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए इसका। बिजली सप्लाई के गैस फ्यूज में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज में संबंध में कौन सा सही है? तो इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ठीक है, क्या चीज होगा दोस्तों, बता दीजिए। तो यही हो जाएगा, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन हो गया। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक यानी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तड़ित चालक मतलब वही हो गया जो आसमान से जो बिजली गिरती है उसको तड़ित चालक का आविष्कार कहते हैं। तो तड़ित चालक से बचाने के लिए तो इसके आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदल देता है? प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है दोस्तों कौन सा? आपको दिष्टकारी, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं या दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर या दिष्टकारी। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, आप ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है।